आज है 90 डेज सीरीज का 17th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के उन टॉपिक्स के बारे में जो लास्ट लेक्चर में हम कवर नहीं कर पाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं? ये होते हैं 3 तरह के। पहला होता है आर्टरी, दूसरा होता है कैपिलरी ट्यूब्स और तीसरा होता है वेन्स। और इन तीनों के बारे में हम डिटेल में अब इन लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेन्स की। तो वेन्स, दिस ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स क्या करती है? यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कहाँ पर लेकर आती है? हार्ट के पास, और हार्ट के थ्रू उसको पहुँचाती है लंग्स में। फिर आती है दे आर थिन वॉल्ड बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर ऑफ द ब्लड विच फ्लोज इन देम। अब यहाँ से जो ब्लड आता है उसमें प्रेशर नहीं होता है, इसलिए इनकी जो वेन्स की कैपेबिलिटी होती है या वॉल होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा पतली होती है, क्योंकि उनके पास में ब्लड प्रेशर नहीं होता। दिस हैव वॉल्स प्रेजेंट इन देम विच प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब जो वेन्स होती है उनमें वॉल्स पाए जाते हैं, एक तरह के नल्स पाए जाते हैं जो उनके फ्लो को रिटर्न नहीं होने देते, सिर्फ सामने ही सामने जाने देते हैं और बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। The main vein called vena cava is connected to the right atrium and carries deoxygenated blood from all parts back to the heart। अब मेन जो वेन है उसका नाम है वेना कावा, और वो किससे जुड़ी होती है? राइट एट्रियम से, और पूरी की पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और वापस हार्ट में जमा करती है या हार्ट तक पहुंचाती है। द पल्मनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट। अब यहाँ पर एक वेन ऐसी भी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो उस वेन को नाम दिया गया है पल्मनरी वेन्स, जो क्या लेकर जाती है? लंग से हार्ट के पास में लेकर जाती है किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आर्टरी की। तो आर्टरीज क्या होती है? दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो हार्ट होता है उससे आर्टरीज जुड़ी होती है, और वो ऑक्सीजनेटेड पार्ट के जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको लेकर जाती है पूरी की पूरी बॉडी में। सिंस दे रिसीव द ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट विच हैज वेरी हाई प्रेशर, दे आर थिक वॉल्ड। अब जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल्स मोटी होती है, क्योंकि वो कहाँ से ब्लड को लेती है? हार्ट में से, जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, इसलिए इनकी जो वॉल्स होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है। द मेन आर्टरी इज कॉल्ड ओर्टा, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो मेन आर्टरी होती है उसको कहा जाता है ओर्टा, और ये क्या करती है? हार्ट में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल तक आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़कर ये सारी के सारी बॉडी पार्ट्स में लेकर जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। द पल्मनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड। अब जो पल्मनरी आर्टरी है, एक तरह की आर्टरी होती है जिसका नाम है पल्मनरी, वो किससे जुड़ी होती है? राइट वेंट्रिकल से। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर जाती है? लंग्स तक। कहाँ लेकर जाती है? लंग्स तक। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रहा होता है उसको लेकर जाती है लंग्स के पास, और लंग्स उसको वापस से ऑक्सीजन में मिक्स कर ऑक्सीजनेटेड बना देते हैं, फिर वापस भेज देते हैं कहाँ? हार्ट के पास। हार्ट फिर आर्टरीज के पास भेजता है, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। फिर आती है हमारी कैपिलरीज। तो कैपिलरीज ट्यूब एक थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा पतली स्ट्रक्चर होता है, जो आर्टरीज को वेन्स से जोड़ती है, आर्टरीज से वेन्स को जोड़ती है। द वेरियस डिजॉल्व सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, फूड etc प्रेजेंट इन ब्लड पास थ्रू द कैपिलरीज। अब ये दोनों वेन्स और आर्टरीज को जोड़ती है, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। उसी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और साथ में ही कुछ ऐसे सब्सटेंस भी जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और फूड, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना ऑक्सीजन के हमारी बॉडी का हर पार्ट काम करना बंद कर देता है।
At the same time, the waste material also enter the capillaries, thus an exchange takes place. अब यहाँ पर वेस्ट मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया वगैरह भी इसमें मिक्स हो जाता है, इसलिए कैपिलरी क्या करती है, यहाँ पर एक्सचेंज करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जो हमारे लिए ज़रूरी तत्व होते हैं उनसे और वेस्ट मटेरियल से, ताकि हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो लगातार चलती रहे, और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। फिर आती है इनमें तीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहला फंक्शन की बात करूं तो ये ब्लड को कहाँ पहुंचाती है हार्ट के पास, ये वापस ब्लड टू हार्ट तक लेकर जाती है। ये कहाँ लेकर जाती है, बॉडी को हार्ट तक ले जाती है, ये बॉडी को बॉडी तक लेकर जाती है, फ्रॉम हार्ट से लेकर, और ये बॉडी से हार्ट के पास लेकर जाती है। फिर कैपिलरी मटेरियल एक्सचेंज के लिए जानी जाती है विद टिश्यूज, जो टिश्यूज ब्लड में पाए जाते हैं उनके साथ में मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए जानी जाती है। इसका प्रेशर आर्टरीज में बहुत ज़्यादा होता है, वेन्स में और कैपिलरी में स्लो या लो होता है। ये इसकी जो डायमीटर होती है वो नैरो होता है आर्टरी का, और वेन्स का वाइड होता है। और अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो ये सिर्फ एक छोटी सी पतली सी धागे जैसी होती है, जिसमें से सिर्फ एक सेल गुजर सकती है। फिर बात करते हैं थिकनेस ऑफ वॉल की, तो इसका वॉल थिक होता है, और जो वेन होता है उसका वॉल बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं होता पर पतला होता है, पर कैपिलरी ट्यूब्स का बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली थिन होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। वॉल लेयर्स की बात करें तो ये 3 लेयर्स की बनती है, ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। इनको 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, इसको भी 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि इन दोनों में लेयर्स सेम होती है। इसमें सिर्फ एक ही लेयर पाई जाती है जिसे कहा जाता है ट्यूनिका इंटीमा। फिर आता है यहाँ पे मसल इलास्टिक एंड फाइबर्स, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मसल एंड इलास्टिक फाइबर पाया जाता है, इसमें स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, और ब्लड कैपिलरीज में बिल्कुल ही नहीं होता है। इनमें वॉल्व्स की बात करें कि इन तीनों में किस किस में वॉल्व पाए जाते हैं, तो सिर्फ वेन्स में वॉल्व पाए जाते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, बाकी आर्टरीज और कैपिलरी ट्यूब में कोई भी वॉल्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनमें से ब्लड के वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर के साथ ये सारी चीज़ें हो रही होती है, और वेन में प्रेशर बहुत ही कम होता है। फिर बात करते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम इन आवर हार्ट। यहाँ पर द लेफ्ट एंट्रियम ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, इट फर्दर मूव्स डाउन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है कहाँ से, लंग्स में से, और उसको कहाँ भेज देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल तक। दिस ब्लड इज देन पम्प्ड थ्रू द ओर्टा टू द इंटायर बॉडी टू सप्लाई सेल्स एंड टिश्यूज विथ ऑक्सीजन। अब जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास वो पहुंचता है ओर्टा के पास, ओर्टा उसको पहुंचा देती है पूरी बॉडी में। ऑक्सीजन पुअर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स रिटर्न्स टू द हार्ट। अब जो ब्लड हमने यहाँ पर भेजा था ऑक्सीजनेटेड, उसमें से क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है और वेस्ट मटेरियल मिल जाता है, तो वो जो ब्लड होता है वो वापस पहुंच जाता है। दिस ब्लड इंटर्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू द राइट एट्रियम। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम की मदद से वापस हार्ट में मिल जाता है, और फिर वहां से जाता है ये राइट वेंट्रिकल के पास। कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल के पास। दिस कलेक्ट एंड पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अब राइट वेंट्रिकल जो होता है वो सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लेता है और वापस कहाँ पहुंचा देता है, लंग के पास। किसकी मदद से, पल्मनरी आर्टरी की मदद से। किसकी मदद से, पल्मनरी आर्टरी की मदद से। द लंग्स रिफ्रेश द ब्लड विथ अ न्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मेकिंग इट ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पर जो लंग होता है वो जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आती है और वो ब्लड को रिफ्रेश कर देता है और उसको डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में बदल देता है। द वॉल्व्स इन द हार्ट इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैक ऑक्सीजनेटेड। अब जो वॉल्व होता है उसमें एक तरह से हार्ट में वॉल्व पाया जाता है, एक तरह का नल पाया जाता है जो ये
इंश्योर करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में ना जाए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन अगेन एंटर्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन द एट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड वो एंटर करता है लेफ्ट साइड में, किसके थ्रू? लेफ्ट एट्रियम की मदद से और लेफ्ट वेंट्रिकल की मदद से, और फिर ये पहुंचा दिया जाता है वापस से ऑर्टा के पास, और ऑर्टा क्या करती है? उसको वापस ब्लड में पहुंचा देती है। फिर यहाँ पर जो एट्रिया और वेंट्रिकल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को आगे सप्लाई करने के लिए एक प्रेशर जनरेट करते हैं, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है हमारे ब्लड में। 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान 72 टाइम्स एक तरह से सांस लेता है, ये जनरल है, और जनरली ये इतनी ही टाइम क्या करता है? पंप भी करता है। लगभग 15 से 20 बार ब्लड को पंप करता है मिनिमम। और अगर एक बच्चे की बात करें यंग जनरेशन की, तो 30 से 40 टाइम्स वो पंप कर सकता है ब्लड को। फिर बात करते हैं ये डबल ब्लड सर्कुलेशन की, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। यहाँ पे जो लंग है ये क्या करेंगे? यहाँ से पहुँचा देंगे कहाँ पर? ये देखिए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ पहुँचाई जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी के पास। किसकी मदद से? जो हार्ट होता है उसकी मदद से। फिर ये कहाँ पर वो होगी? कैपिलरीज में, लंग्स की मदद से। और लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है, उसमें ऑक्सीजन मिलती है, और ये प्रोसेस पूरे के पूरे सिस्टमेटिक तरीके से चलती ही रहती है, इसलिए इसे कहा जाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड है, जो ब्लू कलर है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए जानी जाती है। यह पहुंचा दी जाती है कहाँ पर? लंग्स पे। लंग्स से पहुंचाई जाएगी कहाँ? हार्ट में। अब हार्ट उसको पंप कर कर कहाँ पहुंचा देगा? पूरे के पूरे सिस्टम में। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसमें आएगी और उसे पहुंचा दिया जाएगा कहाँ पर? लंग्स के पास। और लंग्स के पास ये वापस से उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, और पूरी की पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी। और जब ये चलती रहेगी तो उससे हमारी जो लाइफ है, लाइफ की सारी प्रोसेस रेस्पिरेशन के थ्रू ही चलती है, और हमारी बॉडी को प्रॉपर वो मिलता रहेगा। अब डबल सर्कुलेशन किस किस के अंदर पाया जाता है? तो यहाँ पर पहला होता है फिशेस, यानी कि जो ऐसे पक्षी वगैरह होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो वो सब आ जाएंगे। फिर आता है 2 चेम्बर्ड हार्ट, तो इनके अंदर कौन सा चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? 2 चेम्बर्ड। इनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिर आता है एम्फीबियंस, इनके अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिर आता है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में 4 चेम्बर पाए जाते हैं, इनके अंदर भी इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिर आते हैं एव्स, इनमें 4 चेम्बर्ड ब्लड होता है, हार्ट होता है जिसका 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं, इनमें कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन होता है जो वार्म ब्लड के साथ में होता है। फिर होता है मैमल्स, यानी कि हम लोग जिनके पास मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, या हाथी वगैरह उनके पास भी पाई जाती है, तो ये कहलाते हैं यहाँ पर 4 चेम्बर्ड, क्योंकि हमारे हार्ट में भी 4 चेम्बर है। हमारी बॉडी में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और वार्म ब्लड को ही सप्लाई करते हैं हम भी। हमारा जो खून होता है वो गर्म होता है। अब हमें क्यों ज़रूरत होती है कि हमारी ब्लड में या हार्ट में चेम्बर्स हो? वाई डू वी नीड चेम्बर्स इन द हार्ट? तो सबसे पहला कारण है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिलने नहीं देना है। अगर ये दोनों मिले तो बार बार हो सकता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के पास ही जाए, वो बॉडी तक जाए ही नहीं। इससे क्या होगा कि सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी और हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे। फिर आएगा यहाँ पर चेम्बर होने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई किया जा सकता है बेटर वे में। फिर आता है हाईली एफिशिएंट सप्लाई टू ऑक्सीजन टू द बॉडी। अब यह ऑक्सीजन का हाईली एफिशिएंट तरीके से सप्लाई किया जा सकता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन कर सकते हैं, जिससे हमारी एनर्जी प्रोडक्शन लगातार चलती रहती है और हमारा जो काम होता है, जैसे अभी मैं बोल पा रहा हूँ एनर्जी की वजह से ही बोल पा रहा हूँ, ऐसे ही जो ज़रूरी लाइफ प्रोसेसेस होंगे वो सारे काम हम कर पाएंगे। अगर नहीं होगी ये रेस्पिरेशन तो हमें एटीपी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी और हम काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे।
फिर आता है ब्लड प्रेशर। इसको दो भागों में बांटा जाता है, पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो ब्लड के द्वारा वॉल्स को दिया जाता है, ऐसा कोई भी प्रेशर ब्लड के द्वारा एक्सर्ट किया जाता हो ब्लड बॉल्स पे, तो उसे कहा जाता है ब्लड प्रेशर। ये दो तरह का होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पर जब आपने देखा होगा डॉक्टर यहाँ पर एक तरह से बांध कर हमारा क्या लेता है, जब ब्लड प्रेशर कफ होता है उससे अच्छे से टाइट करता है, उसके बाद हमारे ब्लड प्रेशर को चेक करता है, तो उसे कहा जाता है सिस्टोल। और जो इस पर प्रेशर बिना दिए ब्लड प्रेशर को चेक करता है या हम देखते हैं, वो कहलाता है डायस्टोल। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल कॉन्ट्रेक्शन, यहाँ पर जब दबाया जाता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल, रिलैक्सेशन के टाइम पर जो ब्लड प्रेशर है उसे कहा जाता है डायस्टोल। जब प्रेशर हो उस समय ब्लड प्रेशर अलग होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, और जहाँ पर प्रेशर नहीं होगा उस समय भी दोनों का, तो उन दोनों को चेक करने के लिए दो तरह के ब्लड प्रेशर यूज़ किए जाते हैं, सिस्टोल जब प्रेशर हो और डायस्टोल जब प्रेशर नहीं हो। फिर आता है हाइपरटेंशन, जब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, हमें एग्ज़ाम का टेंशन हो रहा हो या किसी और चीज़ का टेंशन हो रहा हो, तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी जो कंडीशन होती है वो हाइपरटेंशन वाली होती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इधर से उधर सप्लाई होता है और हार्ट ज़्यादा काम करता है, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ये कई बार बीमारी का रूप भी ले लेता है। फिर आता है यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पर जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड lymph vessels and lymph nodes in the human body which transport lymph from the body tissue to the blood circulatory system। अब यहाँ पर जो लिम्फ है वो एक तरह के टाइनी ट्यूब्स का एक पूरा का पूरा सिस्टम है, जिन्हें हम लिम्फ वेसल या लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये बॉडी में लिम्फ को ट्रांसफर, एक तरह के लिक्विड को टिश्यू को ट्रांसफर करने के लिए जाना जाता है, जो बॉडी टिश्यू में पाया जाता है, और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही है। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या ट्रांसफर करने के लिए जाना था है, लिम्फ को। ट्रांसपोर्ट लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे जो बॉडी में टिश्यूज होते हैं उनसे लिम्फ को कहाँ पर ट्रांसफर करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो उसे कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की आप लाइन देख रहे हो, ये देखो, ये तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम है। क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम है। और उसी का हिस्सा है हमारा बोन मेरो। क्या है? बोन मेरो भी उसी का एक हिस्सा है। किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का, जो हमारे लिए क्या बनाता है, ब्लड सेल्स। फिर आता है लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिम्फ। लिम्फ इज अ लाइट येलो फ्लूइड समवॉट सिमिलर इन कंपोजिशन टू द ब्लड प्लाज्मा। अब ये ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही लाइट येलो कलर का एक फ्लूइड होता है। ये क्या क्या रखता है? इट कंटेन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल, डाइजेस्टेड फूड विच कम्स फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड बिटवीन द सेल्स। अब जो लिम्फ होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? डाइजेस्टेड फूड और प्रोटीन। वो आता कहाँ से है? जो हमारी टिश्यू फ्लूइड होता है सेल्स के बीच में, उससे मिलता है। इट ऑल्सो कंटेन्स जर्म फ्रॉम सेल्स एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ द डेड सेल्स। अब ये हमारे जो बॉडी में जर्म्स जाते हैं और डेड सेल होती है उनको भी ये कंटेन करता है। इट इज अ मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी बट इट फ्लोज ओनली फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द हार्ट। अब ये एक तरह का मीडियम जरूर होता है, पर यहाँ पर जो यहाँ से कहाँ जाता है? सिर्फ हार्ट में जाता है। हार्ट के पास से कभी भी बॉडी के पार्ट पर नहीं जाता है। इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसे क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। तो टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिशन प्रोसेस बाय सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये न्यूट्रिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, तो जो ब्लड से टिश्यू में जाता है उसी चीज़ को वापस से सर्कुलेट कर देता है। कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम में, जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंच पाता है। ये बॉडी को बचाता है
एंटीबॉडीज़ को बनाने के साथ साथ ये कुछ जर्म्स को मारने के लिए भी जाना जाता है, और साथ में ये क्या भी बनाता है, एंटीबॉडीज़ भी बनाता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी से फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स को निकालने में मदद करता है। जो डेड सेल हमारी बॉडी में मर जाती है, हमारी बॉडी की जो डेड सेल होती है उनको बाहर करने में भी मदद करता है। कौन? लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके बिना हमारी बॉडी पूरी तरह से रफ हो जाएगी। अगर ये लगातार डेड सेल्स को ही क्या करेगी, स्टोर करती रहेगी, तो उससे हमारी जो बॉडी है उसमें एक पार्ट पूरी तरह से डेड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ डेड सेल्स ही पाई जाएगी। तो ऐसे में उस डेड सेल को कौन रिमूव करने में मदद करता है? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। फिर आता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे कि अभी तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ ह्यूमंस का, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इज नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। अब पानी और फूड वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो प्लांट है वो पूरी तरह से सूख जाएगा, और उसको चलाए रखने के लिए इनके अंदर एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पाया जाता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो अब जो हमारा प्लांट होता है उसकी रूट से क्या वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर और पूरी बॉडी में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? जाइलम या फ्लोएम। जाइलम पहुंचाता है किसको? पूरे के पूरे बॉडी को। फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू डेवलपिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो फूड होता है वो कहाँ से? लीव से कहाँ पर पहुँचाया जाता है? जहाँ पर नई ब्रांचेस बन रही हो, या प्लांट का स्टेम ग्रो कर रहा हो, या कहीं भी डेवलपिंग पार्ट हो, उस जगह पर कौन पहुँचाता है? लीव से लेकर फ्लोएम। लीव्स के पास से कलेक्ट करता है और फ्लोएम के पास पहुँचाता है। इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय स्पेशलाइज्ड वेसिकुलर सिस्टम मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो ये ट्रांसपोर्ट होता है ये किससे बना होता है? दो वेस्कुलर सिस्टम जो बना होता है वो दो तरह की सेल से या दो तरह के टिश्यूज से बना होता है, जिसे हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अब बात करते हैं जाइलम की। सबसे पहले तो ये क्या करता है? वाटर को ट्रांसफर करने के लिए जाना जाता है। कहाँ पर? रूट पर, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसमें जाइलम मदद करता है। ये फूड को लेकर जाने के लिए जाना जाता है फ्लोएम, जो लीव से फूड को लेकर जाएगा नीचे वाले स्टेम वगैरह जो दूसरे बॉडी पार्ट से प्लांट के, वहाँ पर। फिर आता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना होता है। ये डेड एलिमेंट से यानी कि डेड सेल से बना होता है। ये यूनिडायरेक्शनल मूव करता है, ये ऊपर तक लेकर जाएगा, ऊपर से कभी भी नीचे नहीं आएगा। ये बाई डायरेक्शनल मूव करता है, ये ऊपर से नीचे जहाँ पर भी ज़रूरत होगी वहाँ पर अपने खाने को ले जाने के लिए जाना जाता है। फिर इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसमें 4 तरह की सेल्स पाई जाती है। पहला ट्रेकियार्ड, वेसल्स, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये भी 4 टाइप की सेल्स से मिलकर बनता है। फ्लोएम फाइबर, सीयू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। कौन कौन सी? सीयू ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, इनसे मिलकर बनता है हमारा फ्लोएम। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे किसमें? जाइलम में। तो एसेंट ऑफ सेफ जाइलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय जाइलम टिश्यूज। तो 4 तरह के टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया ट्रेकियार्ड, ट्रेकिया, वेसल और जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन एंड इट्स फंक्शन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अभी कभी आपने जो पेड़ पौधे होंगे उनको देखा होगा, उनकी पत्तियों के ऊपर से हमेशा पानी की बूंदें निकलती हुई दिखी होगी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी की बूंदें दिखती है, तो वो कहलाती है ट्रांसपिरेशन। क्योंकि पानी जो होता है वो इवोपरेट होता है, वेपर के रूप में इवोपरेट होता है, और जो पत्तियाँ होती है उनसे बाहर निकलना कहलाता है ट्रांसपिरेशन। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है?
एक तरह का पुल क्रिएट करता है। क्या करता है? पुल क्रिएट करता है, क्योंकि अगर पानी ऊपर रहेगा तो वहाँ पर पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा प्लांट और वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा, इसलिए ट्रांसपिरेशन की मदद से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बाहर कर देते हैं ताकि वो मदद कर सके, पानी को एब्जॉर्ब किया जा सके और मिनरल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर पहुँचाया जा सके। ये हमारे प्लांट की टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी जाना जाता है। ट्रांसपिरेशन, जब पानी वेपर होता है, एवोपरेट होता है, तो उस समय कूलिंग होता है, क्योंकि धूप की वजह से वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इवोपरेशन कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि वो जो उसमें अंदर हीट होती है उसको पानी के साथ में बाहर ले जाती है, जिससे अंदर की जो बॉडी होती है वो क्या होती है? कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने की वजह से वहाँ पर प्लांट का जो भी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन, यहाँ पर खाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। तो फूड फैक्ट्री कौन सी होती है? पत्तियाँ, क्योंकि फूड फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ होता है? पत्तियों में। तो पत्तियों में जो खाना बनता है उसको बॉडी पार्ट्स यानी कि प्लांट के जितने भी दूसरे हिस्से हैं वहाँ तक ले जाना कहलाता है ट्रांसलोकेशन। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह का हो सकता है, क्योंकि फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होती है, अभी हमने देखा था। ये यूटिलाइज करता है एटीपी को, क्योंकि खाने में जो एटीपी होती है उसका ये यूटिलाइजेशन करता है अलग अलग जगह जाकर पहुंचाकर और उस प्लांट के उस फंक्शन को परफॉर्म करने में, ताकि जितनी भी एनर्जी हो उसका इस्तेमाल किया जा सके। फिर बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर करने का जो सिस्टम होता है उसे कहा जाता है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ऑर्गेनिज्म कैरी आउट बायोकेमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज से क्या बनता है? एटीपी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम बाहर कर देते हैं, पर वाटर और एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो बनती कैसे है? बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। दिस बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी में प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट विच इज एक्यूमुलेटेड में इफ एक्यूमुलेटेड में हार्म द ऑर्गेनिज्म। अब हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो एक तरह का टॉक्सिक वेस्ट बनाती है, जिसको अगर हमारी बॉडी में बनाए रखे या एक्यूमुलेट करते रहे तो हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। जैसे कि यूरिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है हमारी बॉडी पर। दस द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज इम्पॉर्टेंट। दिस रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। तो अब जो बनता है उसको बाहर करना क्या कहलाता है? एक्सक्रिएशन। जो टॉक्सिक वेस्ट बनता है उसको बाहर करना कहलाता है एक्सक्रिएशन। ये है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम, और ये पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला होता है वेना कावा, दूसरा ओर्टा, ये तो सिर्फ उनके सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं। फिर आता है आपका यूरेटर, यूरेथ्रा जो मेन पार्ट होता है, ब्लेडर, फिर आता है रेनल आर्टरी, किडनी और रेनल वेन। ये सब इसके ही हिस्से हैं जो क्या बनाते हैं? हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम को बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हमारे मेन बॉडी वेस्ट की, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने अभी देखा है ये, तो इसमें सारे के सारे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन वेस्ट है। ये क्या बनता है? ऑक्सीडेशन की वजह से बनता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ग्लूकोज होता है उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किसकी मदद से निकलते हैं? जो लंग्स होता है उसकी मदद से। लंग क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर बाहर कर देता है और ब्रीद कर देता है। क्या कर देता है? बाहर कर देता है, ब्रीद आउट कर देता है या एक्सेल कर देता है। फिर आता है यूरिया। इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बेस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स इन द लीवर। इट इज रिमूव्ड बाय द किडनीज। तो अब हमारा जो खाना जाता है वो कहाँ? जो ब्लड होता है उसमें यूरिया या कोई अनयूज्ड सब्सटेंसेस आते हैं, वो क्या करता है? उसको ही रख लेता है। उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? यूरिया। जो सब्सटेंसेस हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते और वो हमारे लीवर में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं? यूरिया। और फिर इसको कौन फिल्टर कर देता है? किडनी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है फिल्ट्रेशन में।
वो क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर ये खराब हो जाए तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए किडनी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या ऑर्गन होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है किडनी। ये एक तरह का बीन शेप्ड फिल्ट्रेशन ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी से रिमूव क्या करता है, यूरिया वगैरह का, अदर वेस्ट को, और साथ में ही एक्सेस वाटर को भी रिमूव करने के लिए जाना जाता है। तो हमारी बॉडी में यूरिया वगैरह बनती है कैसे, जब हमारी जो लीवर होता है उसमें जो अनयूज्ड फूड होता है, वो अनयूज्ड फूड क्या होता है, डिकम्पोज होता है, सड़ता है, जिसकी मदद से एक सब्सटेंस बनता है जिसे कहा जाता है यूरिया। अब जो ये सब्सटेंस बनता है इसको बाहर करने के लिए कौन जाना जाता है, ये किडनी। अगर किडनी नहीं होगी तो हमारी बॉडी में वो अनयूज्ड फूड क्या होगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिससे हमारी बॉडी क्या होगी, खराब हो जाएगी और काम करना बंद कर देगी। तो एक ह्यूमन बॉडी में जो अनयूज्ड फूड होता है, एक्सेस वाटर होता है, वेस्ट सॉल्ट होता है, उस सब को एक लिक्विड के रूप में किडनी बाहर करती है जिसे कहा जाता है यूरिन, जो कि एक येलो कलर का फ्लूइड होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 2 किडनीज पाई जाती है। और जो एक किडनी होती है, जैसे ये किडनी है, ये किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन से, जो नेफ्रॉन होते हैं, एक तरह की सेल पाई जाती है किडनी के अंदर, उससे बनी होती है, जो एक एक्सक्रीटरी यूनिट होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ऊपर से कप शेप्ड होता है जिसे हम बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं, जो अपर एंड होता है ऊपर का। फिर होता है लोअर एंड जो एक ट्यूबल के रूप में पाया जाता है, जैसे कि ये दी हुई है। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, हमारा बाउमेंस कैप्सूल, और ये वाला हिस्सा कहलाता है ट्यूबल। क्या कहलाता है, ट्यूबल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है या एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी में पाया जाता है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो ये प्राइमरी फंक्शन होता है कि ये सॉलिड वेस्ट, अदर एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड, कन्वर्टिंग ब्लड इनटू द यूरिन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रिएशन ऑफ नंबरस सब्सटेंसेस को करता है। जैसे अगर मान लो मेरी बॉडी से कोई ऐसी चीज़ किडनी में आ जाती है जिसे मैं रीयूज़ कर सकता हूँ, मेरे लिए यूज़फुल होगी, वहाँ पर जो ये है इसके आसपास जो भी कैपिलरी ट्यूब्स होगी वो क्या करती है, सारी की सारी यूज़फुल चीज़ों को वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में पहुंचा देती है ताकि उसका यूज़ किया जा सके, और वेस्ट मटेरियल को ये बाहर कर देती है। क्या करती है, बाहर कर लेती है, और रीअब्जॉर्प्शन भी करती है, सिक्रेशन भी करती है, और सारी चीज़ें कौन परफॉर्म करता है, नेफ्रॉन। और जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। पहला होता है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर होते हैं जो बाउमेन कैप्सूल पर ही हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ही सारी की सारी नाइट्रोजनस वेस्ट, अमीनो एसिड और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो भी सारा फिल्टर हो जाता है। फिर आता है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ पर अगर कोई चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको वापस से मैं क्या करूँगा, एब्जॉर्ब कर लूँगा, या हमारी जो कैपिलरीज होती है वो इसे क्या कर लेती है, वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेती है, वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है यूज़फुल सब्सटेंसेस को। फिर आता है सीक्रेशन, तो जो यूरिया या एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट हमारी बॉडी में बने हैं उसको ये क्या कर देता है, सीक्रेट कर देता है, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में जाकर मिलती है। जैसे कि ये देखो, ये कहलाता है यूरेटर। इसकी मदद से ये कलेक्टिंग डक्ट को कहाँ पर, गैल ब्लेडर में पहुँचा रहा है। कौन, जो किडनी होती है, और किडनी में क्या किससे बना होता है, नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन जो होता है वो एक तरह से सिक्रेट करता है और जो यूरिया होती है उसको बाहर रिमूव भी कर देता है। फिर आता है नेक्स्ट यूरेटर, जो कि एक ट्यूब होती है जो किडनी से जुड़ी होती है और गैल ब्लेडर को उससे जोड़ती है। ये जो 2 नलियाँ आ रही है, ट्यूब आ रही है, इन्हें कहा जाता है यूरेटर। क्या कहा जाता है, यूरेटर, जो कहाँ पर आकर मिलते हैं, यूरेनरी ब्लेडर में, जिसे हम गैल ब्लेडर के रूप में भी जानते हैं, यूरेनरी ब्लेडर के रूप में भी जानते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती है। गैल ब्लेडर दूसरा होता है, ये कहलाता है यूरेनरी ब्लेडर। फिर आता है यूरेनरी ब्लेडर, ये एक तरह का स्ट्रेचेबल बैग होता है जहाँ पर हमारी एक लिमिट तक हम यूरिन को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि हम कभी कहीं क्लास वगैरह में होते हैं तो वहाँ पर हमें वॉशरूम जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक लिमिट तक यूरिन को
रोक सकता है जब तक हमारा ब्रेन उसको सिग्नल ना दे कि अब मुझे यूरिन को रिलीज करना है। फिर आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मेन पार्ट होता है जो इस यूरिन को बाहर निकालने के लिए मदद करता है। ये यूरिन किससे पास होकर जाती है? यूरेथ्रा से, जो यहाँ पर पाया जाता है। ये एक तरह का ट्यूब होता है छोटा सा, जो यूरिन को बॉडी के बाहर करने में मदद करता है। फिर बात करते हैं हेमोडायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी। अब किडनी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये तो हम समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये सारी वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करती है। पर कुछ लोगों की अगर किडनियाँ खराब हो जाए तो उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उसका ब्लड लगातार फिल्टर होता रहे। इस प्रोसेस को कहा जाता है हेमोडायलिसिस। इस तरह से एक ह्यूमन बॉडी के एक हाथ में 2 ब्लड कैपिलरीज को लगाया जाता है या ट्यूब्स को लगाया जाता है, जिसमें से एक से ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर इस मशीन में पहुंचाया जाता है, जो एक तरह से आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम कर रही होती है, जो यूज्ड फ्लूइड को, मतलब जो यूरिन वगैरह होती है उसको क्या करती है? रिमूव करके यहाँ पर इकट्ठा करती जाती है। और जो डायलिसिस फ्लूइड है जिसकी ज़रूरत होगी, जिससे हम ये सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं, उसको यहाँ से अंदर लेती जाएगी और ब्लड को फिल्टर करती जाती है। सेम टाइम पर यही क्लीन ब्लड, ये क्लीन ब्लड क्या करता है? वापस ह्यूमन बॉडी में पहुँचा दिया जाता है। और ये ऐसे लोगों के साथ में होता है जिनकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या जिनको बहुत ज़्यादा इशू होता है, जिनकी दोनों की दोनों ही किडनियाँ लगभग ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ऐसी आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनका ब्लड को प्यूरिफाई या क्लीन कर वापस से बॉडी में पहुंचाया जा सके और उनकी लाइफ को बचाया जा सके। इसे कहा जाता है हेमोडायलिसिस। क्या कहा जाता है? हेमोडायलिसिस। फिर आता है यहाँ पे एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। अभी तक तो हम सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहे थे, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। प्लांट गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मैनर। तो अब प्लांट भी उनके पास जो बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अब उनका जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन के टाइम पर वो ऑक्सीजन लेते भी है और कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। पर फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं बाहर। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट उसके क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो जाएंगे या गैसियस वेस्ट हो जाएंगे, जिन्हें वो स्टोमेटा की मदद से बाहर कर देता है। फिर आता है वाटर वेपर। तो जो पानी ज़्यादा होता है प्लांट के अंदर, तो उसको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। जो पत्तियों से एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वेपर के रूप में बाहर कर दिया जाता है। फिर आता है सॉलिड वेस्ट, जैसे यहाँ पर स्टोर्ड सॉलिड वेस्ट स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी थ्रो शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क, फॉलिंग ऑफ फ्रूट। अब उनके पास में अगर कोई सॉलिड वेस्ट आ जाता है तो वो क्या करती है? अपने पत्तियों को गिराकर उनको अपनी बॉडी से अलग कर या स्टेम जो उनका तना होता है उसके ऊपर का छिलके को बाहर निकालकर क्या करती है? अपने सॉलिड वेस्ट को भी बाहर करती है। फिर गम्स एंड रेजिन्स एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द लेंटिसेल्स इन द बाक्स। अब गम्स और रेजिन्स जो होते हैं, एक तरह के जो सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं गम ग्लू के लिए या गोंद जिसे हम कहते हैं, वो एक्सक्रिएट करते हैं कौन? लेंटिसेल्स, जो प्लांट के ऊपर बने होते हैं और वहीं पर चिपक जाते हैं। सम वेस्ट आर एक्सक्रिएटेड बाय द प्लांट इन द सॉइल अराउंड देम। अब कुछ वेस्ट ऐसे भी होते हैं जो प्लांट क्या करता है? मिट्टी के अंदर ही उनकी रूट की मदद से ही बाहर कर देता है। तो इस तरह से प्लांट अपनी सारी चीज़ों को क्या करता है? एक्सक्रिएट करता है। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसे नाम दिया गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये 2 भागों में बांटा गया है, पहला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे अगले 4 से 5 लेक्चरों में। इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी पूरी तरह से ख़त्म होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।